Yes, saprotrophic nutrition. Then parasitic nutrition. And last one is holozoic nutrition. These are the three types of nutrition in animals. Okay? Animals cannot prepare their food. They depend on others to get their food. So they are called heterotrophs. And the mode of nutrition is called heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition is of three types: saprotrophic nutrition, parasitic nutrition and holozoic nutrition. In plants also you have read saprotrophic nutrition. Okay, in saprotrophic, sapro means rotten and trop means nutrition. Many organisms may get their food from dead and decaying plants and animals. Okay, and such organisms are called saprotrophs, and the mode of nutrition is called saprotrophic nutrition. सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स अपना फूड सड़े गले चीज़ से, प्लांट या एनिमल वेस्ट से लेते हैं. ठीक है, जब वो प्लांट और एनिमल मैटर डिकम्पोज कर जाते हैं आफ्टर डेथ, तो उन्हीं से ये अपना भोजन लेते हैं. ये डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करते हैं फूड के ऊपर, और उस डाइजेस्टिव जूस में फूड डाइजेस्ट हो जाता है. उसके बाद वो फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो ये डाइजेशन उनके बॉडी के बाहर होता है, उनके सेल के बाहर होता है, इसलिए इस डाइजेशन को एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी बोलते हैं. अब समझ में आई बात? व्हाट इज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन? जो बॉडी के अंदर नहीं हो, सेल के बाहर हो, बॉडी के बाहर हो डाइजेशन, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. तो आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा कि ऑर्गेनिज्म जब अपना फूड डेड एंड डिकेइंग प्लांट और एनिमल मैटर से लेते हैं, तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं. ठीक है, जब ऑर्गेनिज्म अपना फूड डेड एंड डिकेइंग प्लांट और एनिमल से लेता है, तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं. इस तरह इस न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म इंजाइम्स प्रोड्यूस करता है अपने बॉडी के बाहर. डाइजेस्टिव जूस में इंजाइम्स होता है, वो इंजाइम्स प्रोड्यूस करता है बॉडी के बाहर और फूड को डाइजेस्ट कर देता है, और फिर डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है. चूँकि ये डाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी बोलते हैं. ऑल ऑफ यू हैव फॉलोड? सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन is a mode of nutrition in which an organism feeds on dead and decaying plant and animal matter. They produce some enzymes outside the body on the food. The food is digested outside the body, so it is called extracellular digestion, and then the digested food is absorbed by the organism. So it is saprotrophic nutrition. Most fungi and some bacteria are the examples of saprotrophs. In some bacteria and in most fungi, saprotrophic nutrition takes place. Did you understand? Yes, ma'am. Okay. सैप्रोट्रॉपिक में ऑर्गेनिज्म प्लांट और एनिमल जो डिकम्पोज करते हैं ना, सड़ जाते हैं, उन्हीं से अपना भोजन लेते हैं. रॉटन मटेरियल से, रॉटन प्लांट एंड एनिमल मैटर से अपना फूड लेते हैं. ठीक है, और वो डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करते हैं बॉडी के बाहर, जिसमें इंजाइम्स होता है. फूड इंजाइम्स से डाइजेस्ट हो जाता है और फिर उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं. जैसे बहुत सारे फंजाई में और कुछ बैक्टीरिया में ये सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है. ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन. पैरासिटिक न्यूट्रिशन में दो ऑर्गेनिज्म साथ रहते हैं.
और एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेता है, तो जो फूड लेता है उसको तो फ़ायदा होता है और जिससे ले लेता है उसको नुकसान होता है। तो जिस दूसरे ऑर्गेनिज्म से वे फूड लेता है उसको होस्ट कहते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म फूड लेता है उसको पैरासाइट कहते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कि बहुत लोगों के सर में हेड लाउस हो जाता है, जूं, तो ये लाउस को फूड कहाँ से मिलता है? ये ब्लड को सक करता है, ह्यूमन बॉडी के हेड से ब्लड को सक करता है। और कभी कभी तो ये लाउस क्या है? हेड लाउस, बॉडी लाउस, ऑल दीज आर पैरासाइट्स। और ह्यूमन बीइंग क्या हो गया? होस्ट हो गया। ठीक है, मॉस्क्यूटो भी हमारे बॉडी से ब्लड सक करता है, तो मॉस्क्यूटो इज पैरासाइट और ह्यूमन बीइंग इज होस्ट। जिससे भोजन लेता है वो होस्ट होता है और जो लेता है वो पैरासाइट होता है। तो ह्यूमन बॉडी में राउंड वर्म होता है, दैट इज ऑल्सो पैरासाइट, हेड लाउस, बॉडी लाउस, टैप वर्म, ऑल दीज आर पैरासाइट्स। पैरासाइट्स जब बॉडी के बाहर रहते हैं तो उसको कहते हैं एक्टोपैरासाइट, ECTO, एक्टोपैरासाइट। और जब पैरासाइट बॉडी के अंदर रहते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं उसको हम कहते हैं एंडोपैरासाइट्स। ठीक है, जैसे आप हेड लाउस को क्या कहिएगा? एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट? एक्टो, वेरी गुड, एक्टोपैरासाइट। और वन एग्जाम्पल ऑफ एंडोपैरासाइट, कैन यू से? राउंड वर्म। वर्म जो पेट में होता है वो क्या है? एंडोपैरासाइट। तो पैरासाइट, हाँ, तो इन पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन टू organisms live together and one organism gets the food from the other organism. The organism that feeds on other organism is called parasite and the other organism from which it is getting food is called host. So parasite is benefited and the host gets harmed. Am I clear? Parasitic mode of nutrition is clear to you? Yes, ma'am. पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो ऑर्गेनिज्म साथ रहते हैं, एक फायदे में रहते हैं और दूसरे को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा था सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दोनों को फायदा होता है। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था ना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, उसमें दोनों को फायदा होता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? एक को फायदा और दूसरे को नुकसान। ठीक है, जिसको फायदा हो रहा है वो पैरासाइट है, जिसको नुकसान हो रहा है वो क्या है? होस्ट है। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन is a mode of nutrition in which one organism gets food from the other organism. The other organism from which it is getting food is called host and the organism that is getting food from other organism is called parasite. So two modes of nutrition you have understood, saprotrophic nutrition and parasitic nutrition. Clear? Should I move ahead? आगे बढ़ूँ? हाँ, next mode of nutrition is holozoic nutrition. In holozoic nutrition, the organisms feed on solid or liquid food. ठीक है ना? जैसे आप देखिएगा कि बीइंग ईट फूड दैट मे बी इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट। जैसे ह्यूमन बीइंग हम लोग सॉलिड फूड भी खाते हैं और लिक्विड फूड भी खाते हैं। तो हम लोगों के बॉडी में कौन सा न्यूट्रिशन होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन काउ, बफेलो, ह्यूमन बीइंग, एलिफेंट, लायन, टाइगर, in all these organisms holozoic nutrition takes place in which the organism can take food either in solid state or in liquid state. Am I clear? And this food is complex food. This food is complex food. It is broken down into simpler form
and then it is converted into soluble form. Okay, so you will see children that the holozoic, now you will read nutrition in human. In human being, holozoic nutrition takes place. You have read, children. What is holozoic nutrition? A type of nutrition in which organisms feed on either solid or liquid food, and that food is broken down into simpler and soluble form, and then it is absorbed in the body, and then it is transported through the blood. Okay, so you have seen what is holozoic nutrition. Now you will read about the nutrition in human. In the human being, the food is taken through the mouth. What is the method of intake of food? The food is taken through the mouth, and then the food comes into a cavity, buccal cavity. This is buccal cavity. Okay, you can see the diagram. Buccal cavity consists of tongue and teeth, and salivary gland is also present in the buccal cavity. In human being, digestion takes place in a muscular tube called alimentary canal. आदमी में डाइजेशन कहाँ होता है? मस्कुलर ट्यूब में. ये ट्यूब मसल्स का बना हुआ होता है, मस्कुलर ट्यूब, जो कि माउथ से शुरू होता है और ख़त्म होता है एनस में. ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल. इट इज़ अ मस्कुलर ट्यूब that starts with mouth and ends at anus. There are different parts of this digestive system of human being. Digestive system consists of different parts, and different glands are also associated with this digestive system. Like just now you will see firstly what are the steps of nutrition. न्यूट्रिशन में क्या होता है? फूड को वो human being digest the food, and digestion is the process of breaking down complex food into simple and soluble form. डाइजेशन का मतलब क्या होता है? हम लोग जो फूड खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स रहता है और उसको ब्रेक किया जाता है, ठीक है, सिंपल फॉर्म में, और वो फॉर्म सॉल्यूबल होता है ताकि ब्लड उसको एब्जॉर्ब करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ले जा सके. ठीक है ना? तो ये डाइजेशन कहाँ होता है? एलिमेंट्री कैनाल में होता है. एलिमेंट्री कैनाल एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और ये माउथ से शुरू होता है और एंड करता है कहाँ? एनस में. ठीक है, तो पहले आप डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल के बारे में जानने से पहले जानिए कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन के कितने स्टेप हैं? व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग. Firstly, process of obtaining and utilizing food. How do we get food and how do we use it? This process is called nutrition. The process of obtaining and utilizing food is called nutrition. In human being, there are different steps of nutrition. अब पहले आप पढ़िए steps of nutrition. कितने step हैं nutrition में? First है ingestion, then digestion, then absorption, assimilation and last is egestion. इतने सारे स्टेप्स हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में. देखिए स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन. अब देखिए आप स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन मैं लिख रही हूँ. स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन. फर्स्ट इज ingestion, next is digestion, and third is absorption, fourth assimilation, fourth one is assimilation, fifth is efficient, and last fifth one is egestion. Very important. These are the 5 steps of nutrition. Very important.
Ingestion. How do we take food inside our body? That is called ingestion. How do we take food inside our body? With the help of mouth. This process is called ingestion. Next is digestion. In this process, the food is broken down into simple and soluble form. The food that we eat is complex food, and inside our body, the food is broken down into simple and soluble form. This is called digestion. जो फूड हम खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है. अब बॉडी के अंदर वो फूड को ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है सिंपल फॉर्म में, और वो फॉर्म क्या होता है? सॉल्युबल होता है. ठीक है, ताकि ब्लड उसको कैरी कर सके. और दिस इज कॉल्ड डाइजेशन. नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन. अब जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो आपने पढ़ा है स्मॉल इंटेस्टाइन में विली होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसी से फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है. ठीक है ना, फूड को सोख लिया जाता है. अब एब्जॉर्प्शन के बाद ये फूड का क्या यूज होता है? ग्रोथ में. ठीक है ना, एनर्जी प्रोवाइड करने में. तो इसको हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन. सारे स्टेप समझ में आए? फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन. हाउ डू वी टेक फूड इनसाइड आवर बॉडी? वी टेक फूड थ्रू आवर माउथ. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन. नेक्स्ट मेथड इज डाइजेशन. The food that we eat is complex food. So we break down the food into simple and soluble form. The method of the process of breaking down food into simple and soluble form is called digestion. ठीक है, डाइजेशन समझे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And after digestion, next step is absorption. The digested food is absorbed in the small intestine by finger-like projection called villi. Okay, this method is called absorption. And absorbed food is used for providing us energy and for growth. Last method, that is called assimilation, not last, second last. Second last is assimilation. Digested food is used to provide energy, and it is also used for growth. This method is called assimilation. And last method is egestion. Undigested food is expelled out from the body. That is called egestion. Am I clear? Different steps of nutrition समझ में आया? Yes, ma'am. What are the different? Yes, ma'am. Clear. Clear? Okay. What are the different steps of nutrition? Very important. First is ingestion, digestion, next digestion, after that absorption, then assimilation, and last is egestion. Okay, these are the various steps of nutrition. Now you will see, children, that about the alimentary canal. Alimentary canal is made up of different parts. Like first is buccal cavity. When you open your mouth, you see tongue and teeth. It is buccal cavity. Okay, and then this buccal cavity is connected through a tubular structure, muscular tubular structure called esophagus. Okay, that is the narrowest part of the alimentary canal, esophagus. Now you see different parts of alimentary canal. Different parts of alimentary canal, you can see this is the narrowest part of the alimentary canal. It is a muscular tube. It is made up of muscles. Okay, it is esophagus. First one is buccal cavity. I haven't drawn, you can look at the book. Buccal cavity. In the buccal cavity you will see tongue and teeth, and in the tongue salivary taste bud is present, and in buccal cavity salivary gland is also present. 3 pairs of salivary glands are present in our body, which produces saliva that helps in digestion of food. The starch is converted into sugar in our mouth. Digestion begins in mouth. Okay, in the mouth, in the buccal cavity, there is salivary gland.
that produces saliva. आपके मुंह में जो लार निकलता है ना, when you see any delicious food, your mouth waters. Okay, your mouth become watery. What is this water? This water is saliva. Okay, children. So you see that the saliva is produced in your mouth and it helps in digestion of starch to sugar. When you eat any starchy thing like bread, then after some time you feel that your mouth becomes sweet. How? The bread is starchy and in your mouth there is salivary gland that produces saliva, and saliva converts starch into sugar. So after some time when you eat bread or chapati, after some time you feel sweet taste in your mouth due to presence of enzyme. Some enzyme is present in the saliva that converts starch into sugar and the taste also becomes sweet. Now next you will see, children, after buccal cavity. In buccal cavity you have seen, buccal cavity consists of teeth and tongue, and then this buccal cavity passes through a narrow structure. It is a tubular structure, muscular structure, that is called esophagus. The muscles move, and due to the movement of the muscle, the food is pushed through this esophagus into the stomach. Okay, children, in our mouth there are 4 types of teeth, like incisors, canine, premolar and molar. In a child there are 20 milk teeth, that is also called milk teeth, are also known as, you should know the other name of the milk teeth, baby teeth. Okay, when a baby is of 6 months or 7 months, the teeth come out in their mouth, and that teeth are known as baby teeth or milk teeth. So milk teeth are 20 in number, and when the baby becomes at the age of 6 years, 32 teeth are formed. These are larger. Second set of teeth are formed, which are 32 in number, and these teeth are called permanent teeth. So there are 2 sets of teeth, milk teeth and permanent teeth. Milk teeth are 20 in number and permanent teeth are 32 in number. Milk teeth are replaced by permanent teeth. Now these teeth are of 4 types: incisors, canines, premolars and molars. Incisor, the front teeth are called incisor, which help in cutting of food, and canine teeth help in tearing of food, and premolar and molar help in grinding of food. Okay, so this is about the teeth. 4 types of teeth are there: incisors, canines, premolars and molars. In the buccal cavity you have seen teeth and tongue and salivary gland are present. Tongue is a muscular organ that help in swallowing the food, and in the tongue taste buds are present which help to taste the food, either it is sweet or salty or sour or bitter. All these tastes can be known with the help of taste buds present in the tongue. Tongue is a muscular organ that help to swallow the food, and tongue also helps in mixing saliva with the food, and this tongue also helps in speaking. टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं, और इस टेस्ट बर्ड से हम पहचानते हैं कि फूड मीठा है, स्वीट है या सॉल्टी है या सावर है या बिटर है। और टीथ का काम और टंग का एक काम है कि ये सलाइवा को फूड में मिक्स करता है,
और दूसरा काम है कि ये फूड को पुश करता है कहाँ, इसोफेगस में, और इसोफेगस से फिर फूड आ जाता है स्टमक में। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि हाउ डाइजेशन इज टेकिंग प्लेस इन ह्यूमन बॉडी। द फूड इज फर्स्टली टेकन थ्रू द माउथ inside the buccal cavity. The buccal cavity consists of teeth and tongue. There are two sets of teeth, milk teeth and permanent teeth. Milk teeth are 20 in number, and these arise when a child is of 6 months or 7 months. And at the age of 6 years, the milk teeth are replaced by permanent teeth. Permanent teeth are 32 in number. Now these teeth are of different types: incisors, canines, premolars and molars. Incisors help in cutting of food, canine help in tearing of food, and premolar and molar help in grinding of food. So this is all about the teeth. And about tongue also you have studied. Tongue is a muscular organ, and in the tongue taste buds are present which help to recognize the taste of the food. We can taste whether the food is salty or sweet or sour or bitter with the help of taste bud present in the tongue. Tongue also helps in pushing the food in the esophagus, and means it helps in swallowing the food, and it also helps to mix the saliva with the food. So tongue is also very important organ, muscular organ. Then you will see children, the food passes through a narrow tube-like structure called esophagus. Okay, it is peristalsis takes place in the esophagus. Peristalsis means movement of muscles. Due to movement of muscle, the food comes through this esophagus to a small bag-like structure called stomach. This stomach is a bag-like structure. The food comes through the esophagus into the stomach, and in the wall of the stomach, gastric gland is present that produces gastric juice, and this gastric juice contains enzymes which help in digestion of food. Three things are present in the gastric juice, that is mucus, bacteria and enzymes. Okay, mucus protects the inner wall of the stomach from acid, and acid kills the bacteria. And next is gastric juice that contains enzymes that help in digestion of proteins. Protein is digested and it is broken down into amino acids. So the food is partially digested in the stomach. Now the food comes into the small intestine. After stomach, the food comes into small intestine. When the food reaches small intestine, then the three things help in the digestion of food. Some secretion is from liver. The liver secretes bile juice which is stored in the gallbladder, and the pancreas is also there. It is a gland which secretes pancreatic juice and helps in digestion of food. And the small intestine also produces intestinal juice in which enzymes are present that also help in digestion of food. So when the food comes to a small intestine, three things are helping in digestion of food. First is secretion from liver. Liver secretes bile juice, and this juice helps in the digestion of fat. Okay, and liver secretes bile juice, and pancreas also secretes pancreatic juice. This pancreatic juice contains enzymes like amylase, lipase, trypsin. These enzymes are not given in the book, but you should know children that the pancreatic juice contains enzymes which help in digestion of carbohydrates, fats and proteins. And then
The liver is also producing bile juice, okay, and this bile juice helps in emulsification of fat, means it helps in digestion of fat. So the digestion is completed in the small intestine. Okay, now next thing you will read. Next, children. Thank you.